बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने गया था। माली हालत अच्छी न होने की वजह से मुझे पापा के पास दिल्ली जाना पड़ा और इसी बीच में मैं वहीं काम भी करने लगा। समय मिलते ही मैं अपने सारे दोस्तों को मैसेज करता था। मैं शायरी का शौकीन था। हर रोज नई नई शायरी दोस्तों को भेजता और बदले में वे तारीफ भेजते। हम ज़्यादातर बातें मैसेज के जरिए ही करते थे। दोस्तों के अलावा मैं अपनी चचेरी भाभी कविता को भी मैसेज करता था। वे जयपुर में मेरे भाई के साथ रहती थी। मैं और कविता दोनों जब भी बातें करते तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई देवर भाभी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो दो जिगरी दोस्त बातें कर रहे हों। एक दिन अचानक मेरे फोन पर एक नंबर से एक प्यारा सा मैसेज आया। मैं पढ़कर बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब उस नए नंबर पर मैंने फोन किया तो फोन का जवाब नहीं मिल सका। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, आपकी अपनी दोस्त। मैंने नाम पूछा तो उसने बताया नहीं। फिर कभी का मैसेज लिख दिया। मैंने सोचा शायद मेरा ही कोई दोस्त मुझे नए नंबर से परेशान कर रहा है। रात को मैंने उस नंबर पर फोन किया। एक लड़की ने फोन उठाया और जैसे ही वह हेलो बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम कहाँ से बोल रही हो? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम प्राची है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पहले से जानती है। मेरे बारे में उसने बहुत सारी बातें भी बताई। मैं देखने में कैसा हूँ, मेरा कद कितना है वगैरह। मैंने पूछा, मुझे कहाँ देखा आपने? उस लड़की ने कहा, 2 महीने पहले कानपुर रेलवे स्टेशन पर देखा था, तभी से नंबर ढूंढ रही हूँ। मैं चौंक गया, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले मैं अपनी बुआ को छोड़ने कानपुर गया था। मैं ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचने लगा कि एक अनजान लड़की ने अनजान जगह पर मुझे देखा और तब से मेरा फोन नंबर ढूंढ रही है। पहले तो मैं अनजान था, पर अब मैं दोस्ती के नाते उससे बातें करने लगा। कुछ ही दिन हुए थे मेरी और उस लड़की की दोस्ती को कि इसी बीच उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती की शुरुआत झूठ से हो। सच तो यह है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, बस कविता भाभी के फोन पर आपका मैसेज पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद भाभी से आपका नंबर लेकर मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर आप पहले ही सब बता देती तो आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका न मिलता। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर देना और मेरी दोस्ती को स्वीकार करना। यह मैसेज पढ़कर मुझको थोड़ा गुस्सा तो आया, पर दोस्तों से इस बारे में जब मैंने बात की तो वे भी उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। मुझे सलाह दी कि लड़की अच्छी है। तभी तो उसने सब सच सच बता दिया। और तो और वह दोस्ती भी करना चाहती है। ऐसे सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। उसे फोन कर और दोस्ती की नई शुरुआत कर। फिर क्या था, मेरा दिल बाग बाग हो उठा। अगली सुबह मैंने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग दोस्त। उधर से भी मैसेज आया जिसमें पूछा गया था, मुझे माफ तो कर दिया ना? फिर से सॉरी एंड थैंक यू, दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने भी फिल्मी अंदाज में लिख भेजा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। पहली बार घर जाते समय
मैं उससे कानपुर रेलवे स्टेशन पर मिला। ट्रेन वहां ज्यादा देर नहीं रुकी, इसलिए बातें भी न हो सकी, सिर्फ हाय हेलो ही हो पाई। उस समय छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। मैं घर पर ही था। कविता भाभी हर साल छठ पूजा के समय गांव आ जाती। इस बार भी वे आई, पर अकेली नहीं, प्राची भी साथ थी। मैं इतना खुश था कि बयां नहीं कर सकता था। मैंने प्राची को अपनी माँ और बहनों से मिलवाया। मैं पूरा दिन उसी के साथ रहा। कविता भाभी कहाँ चूकने वाली थी, वे भी ताने कसती, क्यों देवर जी, क्या इसे यहीं छोड़ दो हमेशा के लिए। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगते। काश ऐसा ही होता। प्राची थी ही ऐसी, गोरा रंग, लंबी नाक, लंबा कद, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा हो। मैं मन ही मन उसे चाहने लगा था। मेरे फोन की बैटरी और पैसे खत्म हो जाते, पर बातें नहीं। हर साल छठ पूजा पर प्राची भी कविता भाभी के साथ मुझसे मिलने चली आती, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह भी कभी उसके घर जाए। मैं जब भी गांव आता उससे स्टेशन पर ही मिलकर चला जाता। प्यार वहाँ भी मुझसे करती थी, पर बोलती नहीं थी। मैं उससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहा। अब दोस्ती भूलकर प्यार मोहब्बत की बात होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई। मैंने हिम्मत करके पड़ोसियों के जरिए अपने प्यार और शादी की बात माँ तक पहुंचा दी। माँ ने इस रिश्ते को एक बार में ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि प्राची उनकी बिरादरी की नहीं थी, पढ़ी लिखी है, शहर की रहने वाली है, गांव के बारे में क्या जानती है। माँ के ख्याल से शायद प्राची घर परिवार न संभाल सके। उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को संभाल सके। घर तो प्राची संभाल ही लेती, पर माँ को कौन समझाए। पुराने ख्यालों वाली माँ जो एक बार बोल देती है, वही मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। मेरे दोस्तों पड़ोसियों सभी ने सलाह दी कि मैं प्राची को भगा ले जाऊं। माँ कुछ दिन नाराज रहेंगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं आगे पीछे की सोचने लगा। जैसे हर माँ के सपने होते हैं, वैसे ही मेरी माँ के भी सपने होंगे। वे सोचती होंगी कि उनके बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, वे खुशी के मारे नाचेंगी। मैंने भी सोच लिया था कि पूरे परिवार के सामने मेरी शादी होगी। वह अपने माँ के सपनों को नहीं तोड़ सकता। एक दिन मैंने प्राची को अपने मन की बात बता दी। वह सुनकर रोने लगी। रोया तो मैं भी था। कुछ सोचकर प्राची ने कहा, आपकी शादी किसी से भी हो, पर आप हमेशा खुश रहना। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। आप वही शादी कीजिएगा जहाँ आपकी माँ चाहती है। जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं होती, तब तक हम दोस्ती के नाते बातें तो कर ही सकते हैं। फिर प्राची छठ पूजा पर गांव नहीं आई। मैं भी उदास रहने लगा। हम दोनों ने क्या क्या सपने देखे थे कि शादी होगी, शादी के बाद घर पर ही वह कोई काम करेगा, प्राची बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और वह दुकान चलाएगा। कहते हैं ना कि आदमी जो सोचता है वह हमेशा पूरा होता है, बल्कि सच में सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। जो मैंने सोचा था वह सब तो अधूरा ही रह गया। मेरा प्राची से शादी करने का सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।